everyone. In this video I am going to tell you about chi-square test. Let's start with the topic. This test was introduced by Karl Pearson. This test is used for whether an observed set of frequency differ from a specific frequency distribution. The chi-square test uses frequency data to generate a statistic. Students are often confused about the parametric and non-parametric test. First, I discuss about the parametric and non-parametric test. Parametric testing procedure require the assumption about the type और parameter of the population, यानी कि जहाँ पे हम population से कुछ assumptions लेके चलते हैं, that is known as the parametric test. जैसे हम बात करते हैं Z test है, T test है, F test की हम बात करते हैं. जो non-parametric test होते हैं, it is applied when no exact information is available about the population, whether population distribution is binomial है, Poisson है या normal distribution है, यानी कि chi-square test commonly used for the non-parametric test. तो दिस इज़ अ मेन प्रॉब्लम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट कि वेदर दिस इज़ अ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक. तो काई स्क्वायर को हमेशा हम नॉन पैरामीट्रिक की कैटेगरी के अंदर लेके चलते हैं. काई स्क्वायर टेस्ट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट. हमेशा हम इसको दो ही उसमें यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंस में यूज़ करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट. लेट्स क्लियर विद द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट. Testing independence determine whether two or more observation across two populations are depend on each other. That is whether one variable help to estimate the other. यानी कि हम दो population की बात करते हैं, वहाँ बात करते हैं कि whether वहाँ पे independence है या नहीं है, या depend करते हैं. Testing for goodness of fit determine if an observed frequency distribution match a theoretical frequency distribution. यानी कि जो हमने observed frequency किया है और जो हमारी theoretical frequency है, दोनों match कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो let's start with the discussion. कंडीशंस इसकी क्या रहेंगी? कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट. ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड कलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस, यानी कि जो हमने कलेक्टेड की हैं या रिकॉर्डिंग की हैं ऑब्जर्वेशन हमारी रैंडम बेसिस पे होती हैं. ऑल आइटम इन द सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट. सारे के सारे सैम्पल हमारे इंडिपेंडेंट यहाँ पे रहेंगे. दे आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर. नो ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम से लेस देन 10. यानी कि किसी भी ग्रुप में जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो उसके अंदर 10 से नीचे हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं रहेगी. सम स्टैटिस्टिशियन टेक द नंबर इज़ 5 बट 10 इज़ रिगार्ड एज अ बेटर बाय द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स और पर्सनस. टोटल नंबर ऑफ आइटम शुड बी लार्ज से एटलीस्ट 50. यानी कि हम जो टोटल लेके चलेंगे ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी दे मस्ट बी 50. यहाँ पे बात आती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल एंड ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव असिमेट्रिकल कर्व्स. Like here I want to discuss about the degree of freedom. This is the most important thing. Students are often confused with this word. Degree of freedom क्या होता है कि हम इसको हमेशा n से डिनोट वहाँ पे कर देते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ये कहते हैं कि हमारे पास कितना फ्रीडम है. टेक द एग्जाम्पल लाइक मैं कहती हूँ कि there are 10 gifts and 10 persons are there. तो जो 10th पर्सन है तो उसके पास चॉइस रहेगी 10. हम कहेंगे कि 1 to 10 हमारे पास गिफ्ट हैं और 10 हमारे पास वहाँ पर्सन है. तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास वहाँ पे 10 चॉइसेस रहेंगी. वो कोई भी एक गिफ्ट वहाँ पे चूज़ कर सकता है 10 के अंदर से. सेकंड पर्सन के पास भी 9 चॉइसेस रहेंगी. ठीक है. थर्ड पर्सन के पास 8 चॉइसेस रहेंगी. ऐसे ऐसे करते जो 9th पर्सन है उसके पास कितनी चॉइसेस रहेंगी? 2 चॉइसेस उसके पास रहेंगी. लेकिन जो 10th पर्सन है उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी. तो इसका फार्मूला हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेके चलते हैं? n-1 लेके चलते हैं हमेशा. यानी कि हमारे पास कोई चॉइस वहाँ पे नहीं रहेगी. तो इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कहा जाता है. अब बात आती है जो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सिमेट्रिकल, जो हम कर्व की बात करते हैं, नॉट सिमेट्रिकल. कोई भी हमारा सिमेट्रिकल वहाँ पे नहीं होगा. Now this is the formula. Chi-square is a non-parametric test that is already discussed. Now the test of goodness of fit and independence कैसे हम करेंगे? This is the formula of that. Chi-square is equal to summation of O minus E का square root upon E. O here the observed frequency, जो हम observed frequency यहाँ पे लेके चलेंगे. ठीक है. E is expected frequency हम लेके चलेंगे. E is expected frequency. ठीक है. I think this formula is clear to you. Very simple formula is there. Observed frequency लेनी है, expected frequency. I will tell you कि how we calculate the expected frequency or divide by the expected frequency. अब first of all we discuss about the goodness of fit क्या होता है. और one thing more, here we discuss about कि how we calculate the E, जो expected frequency है हम उसे कैसे calculate करेंगे. उसका फार्मूला हमेशा से रहता है RT
मल्टीप्लाई, यानी कि जो रो का हमारा टोटल होगा, मल्टीप्लाई जो हमारा कॉलम का टोटल होगा अपॉन n, यानी कि नंबर ऑफ हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी ली हैं, यानी कि रो का हमारा टोटल हो गया, हमारा कॉलम का टोटल हो गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन n. दैट इज़ अ फार्मूला ऑफ द हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. Now we start with the goodness of fit. It enables us to show how well does the assumed theoretical distribution, यानी कि theoretical distribution हमारे पास तीन होते हैं, binomial, Poisson and normal, fit to observe the data when the calculated value of chi square. ये आपको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि this is the main thing when we go for the calculations, when we go for the SPSS also, कि how we prove, how we set the level of significant and how we reject and accept the null and alternate hypothesis. आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने क्लियर किया था कि मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज़ नल एंड व्हाट इज़ अल्टरनेटिव. ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियली एज वेल एज द इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. दिस इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी कैलकुलेट एनी ऑफ द टेस्ट, कि व्हेन जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कि जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा ओ माइनस ई स्क्वायर आउट अपॉन ई, उससे जो हमारी वैल्यू निकलेगी, काई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, अगर वो लेस देन है, अगर वो लेस देन वैल्यू है, किससे है, टेबल वैल्यू. जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर देखते हैं. ठीक है, तो हमारी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू उससे कम है, ठीक है, एट सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 0.5%, 0.1%, द फिट इज़ कंसीडर टू बी गुड. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन टेबल वैल्यू है, तो हम नल हाइपोथेसिस की वहाँ बात कर रहे हैं, तो फिट इज़ कंसीडर टू बी गुड. एंड इफ़ हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, फिट इज़ नॉट कंसीडर टू बी गुड, यानी कि वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी निकली. अगर वो कम निकलती है टेबल वैल्यू से, तो हम किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे उसे लेके चल रहे हैं. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, हमारी टेबल वैल्यू से वो ग्रेटर है, जो हमने एक टेबल में सिग्निफिकेंट लेवल पे जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से वो वैल्यू को देखा, तो हम कहेंगे कि वहाँ हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया गुडनेस ऑफ फिट का. एज पर्सोनल डायरेक्टर वांट टू टेस्ट द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस ऑफ 3 मेथड, यानी कि उसने यहाँ पे परफॉर्मेंस के 3 मेथड्स यहाँ पे लिए हैं. ठीक है, उसको मेज़र करना है. उसने 180 एम्प्लॉयज़ को लिया है, उसने उसको रेटेड कर दिया. जो फर्स्ट मेथड उसने अप्लाई किया अप्रेजल का, वो 63 उसने उसके अंदर लिए, मेथड 2 के अंदर 42, ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और मेथड 3 के अंदर 72% या हम कहेंगे एम्प्लॉयज़ आर देयर. तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिया 0.05% जो उन्होंने लिया. इज़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन द परसेप्शन, उन तीनों ग्रुप्स के जो उन्होंने मेथड यूज़ किया एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनकी परसेप्शन में क्या डिफरेंस है. परसेप्शन ऑफ फेयरनेस ऑफ 3 मेथड, हमने 3 मेथड यूज़ किए, 180 एम्प्लॉयज़ पे हमने यूज़ किया. हम कहते हैं कि तीनों मेथड की जो इज़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और नॉट. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ रही, फर्स्ट मेथड 63, सेकंड मेथड 45, थर्ड इज 72. अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो हम कहेंगे कि 180 है. तो अगर हम 180 लेके चलते हैं और 3 मेथड हैं, तो हम वहाँ पे कैसे लेके चलेंगे, इस चीज़ को हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे, यानी कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 60 हो गई. अब हमें क्या करना है, हमारा जो फार्मूला कहता है वो क्या कहता है, हमें कहता है कि जो हमारा ओ है माइनस ई, ठीक है, हमें यहाँ पे लेके चलना है. तो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 63, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 60, तो हमारे पास क्या आ गया 3. सेम विद द अदर मेथड्स, हम इनमें भी यही चीज़ यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे. तो उसके बाद हमें क्या करना है, ओ माइनस ई का स्क्वायर आउट. हमें क्या करना था, ओ माइनस ई का स्क्वायर आउट करना था, यानी कि हम इसको स्क्वायर आउट कर देंगे तीनों फिगर्स को. और नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या कहता है, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी रहेगी, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कर दिया, यानी कि डिवाइड बाय हम 60 यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी. ठीक है, तो हम इसका टोटल कर देंगे, सम कर देंगे यहाँ पे, दैट इज़ 6.3, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया. अब देखो दोबारा से मैं इसे करा रही हूँ. जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी हमारी 63 थी फर्स्ट मेथड की, सेकेंड की 45 एंड थर्ड की 72. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने तीनों की इक्वल वहाँ पे लेके चल ली, कि तीनों की परसेप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस वहाँ पे बना. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओ माइनस ई कर लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. हमने स्क्वायर आउट किया और उसके बाद डिवाइड बाय हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कर दिया, उसका समेशन किया, तो 6.3 इज़ अ रिजल्ट. नाउ हमारा जो नल हाइपोथेसिस था, हम कह रहे थे कि तीनों की परसेप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि तीनों ही मेथड हमारे इक्वल इंपॉर्टेंट है वहाँ पे.
ठीक है, P1 फर्स्ट माइनस इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि तीनों मेथड देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ थ्री मेथड्स। सेकेंड में हमने क्या कह दिया, हमारा ये जो H नोट है वो डिनोट करता है नल हाइपोथेसिस को, H1 हमारा हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिनोट करता है। एटलीस्ट वन इज़ डिफरेंट, इसमें हम लेके चलेंगे कि जो हमारे तीन मेथड थे उसके अंदर एटलीस्ट वन मेथड डिफरेंट है परसेप्शन में दूसरे मेथड से। हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है वो हमारे पास रहेगा 0.05, यानी कि इस पे हम रिस्क को वहाँ पे मेज़र करेंगे। हमारे तीनों मेथड हैं, जो हमारी उनकी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे मेंशन है N1 N2 N3 की, और जो हमारी टेबल वैल्यू है अब हम जो लेके चलेंगे टेबल वैल्यू वो हमारी आई 5.991, हम वहाँ पे लेके चलेंगे 0.05% पे, जो हमने टेबल के अंदर देखा है। ठीक है, और टेक्स्ट जो हमारा रिज़ल्ट निकला था अभी लास्ट स्लाइड पे हमने देखा कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो था 6.3% हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, और जो हमारी टेबल वैल्यू वो है 5.99। तो हमने डिस्कस किया था अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू मोर है, किससे ज़्यादा है, टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। किसको कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को कर देंगे। ठीक है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे वहाँ पे, और कंक्लूजन क्या रहा, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है एटलीस्ट वन प्रोपोर्शन इज़ डिफरेंट। राइट, समझ आया। यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमारी टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू हमने कहाँ पे देखी, हमने काई स्क्वायर टेबल पे जाके 0.05% पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू देखी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5.99 हमारी वहाँ पे वैल्यू आई, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा थी, हमारी जो टेबल वैल्यू है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस को हमने वहाँ कर दिया। हम कहेंगे कि एटलीस्ट वन हमारा जो वन परसेप्शन है दैट इज़ डिफरेंट एज मैथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब हम सेकंड लेके चलते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। जो काई स्क्वायर टेस्ट है, अनेबल अस टू एक्सप्लेन वेदर और टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड और नॉट, वेदर देयर इज एनी डिपेंडेंसी और नॉट। टेस्ट इंडिपेंडेंस डिटरमाइन वेदर टू और मोर ऑब्जर्वेशन अक्रॉस टू पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वेदर वन वेरिएबल हेल्प टू एस्टिमेट द अदर इफ कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर वही बात आ गई, हमने इसमें इंडिपेंडेंस में सीधी सी बात है, जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट, हम वही बात करेंगे ऑन ईच अदर और नॉट। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे वेदर वन वेरिएबल हेल्प टू एस्टिमेट द अदर। ठीक है, इफ देयर इज एनी इंडिपेंडेंस और नॉट, वेदर ऑल द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और वेदर दैट इज द वेरिएबल्स आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। ठीक है, और इसमें भी हम सेम लेके चलेंगे। अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है हमारी टेबल वैल्यू का, ठीक है, एट सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी कंक्लूड दैट नल हाइपोथेसिस स्टैंड, विच मीन्स दैट नॉट टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, वही बात हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। पहले इसको देख लो कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, टेबल वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टेबल वैल्यू से, तो हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से होनी चाहिए कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द रिजल्ट्स एंड हाउ वी कंपेयर द रिजल्ट विद द टेबल वैल्यू। ठीक है, this is most important thing when we discuss about the test. This is our formula, O minus E upon O minus E का होल स्क्वायर अपॉन E। तो हम यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि जितना हमारे 3 मेथड्स थे माइनस हम 1 n-1 का फॉर्मूला लेके चल रहे थे। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या होगा, हम लेके चलेंगे कि r-1 और c-1, यानी कि रो -1 और कॉलम -1। हाँ, कंपेयर कंप्यूटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक अगेंस्ट अ टेबल वैल्यू, ये सेम थिंग इज़ रिपीटेड हेयर। यानी कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या वहाँ पे लेके चलेंगे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है और टेबल वैल्यू से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर कम है तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम है लाइक 0.001। अगर हम कहते हैं कि हमने 99% पे लिया है, हमने 95% पे लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर हमें देखना है 0.05% पे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमें जैसे अभी हमने पिछले मेथड में देखा था, हमारा जो 3 मेथड थे तो n-1 हो गया था हमारा वहाँ पे, तो हमारे पास 2 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमें किसको देखना था, 0.05% पे हम लेके चल रहे थे, तो हमारी वैल्यू वहाँ पे 599 थी। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है इस वैल्यू से, तो हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब हम एक नया एग्जांपल लेके चल रहे हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। एग्जांपल है, सपोज द रिसर्चर्स इज इंटरेस्टिंग इन वोटिंग प्रेफरेंस ऑन गन कंट्रोल इश्यूज़, यानी कि हम जो वोटर्स हैं उनकी प्रेफरेंस देखना चाहते थे, किस पे देखना चाहते थे, गन कंट्रोल इश्यूज़ पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और अ क्वेश्चनियर वाज डेवलप्ड एंड सेंट टू द रैंडम सैंपल ऑफ 90 वोटर के पास हमने वो भेज दिया। रिसर्चर्स आल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप ऑफ द सैंपल ऑफ 90 रिस्पोंडेंट्स। सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, हाउ वी कैलकुलेट दिस इज़ अ क्वेश्चन हेयर, टेबल हेयर। तो हमने वहाँ पे टेबल ले लिया। कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, कुछ रिपब्लिकन पार्टी से हैं, कुछ उसमें फेवर में हैं और कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ अपोज कर रहे हैं। ये हमारी यहाँ पे रो का टोटल वहाँ पे हो गया और ये हमारा रो का टोटल हो गया, ये हमारा कॉलम का टोटल वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जो हमारी हमने एक लेके चल रहे हैं, ये सारी हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा रो का टोटल यहाँ पे आया है, रो की फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी कॉलम की फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हमारा नल हाइपोथेसिस है, मैंने कई बार बता भी दिया है कि हम उसे H0 से यहाँ पे लेके चलते हैं। जो अल्टरनेट है वो हमारा HA से भी ले सकते हैं, H1 से भी हम वहाँ पे लेके चल सकते हैं। नल हाइपोथेसिस हमेशा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इन देयर ओपिनियन ऑन गन कंट्रोल इशू, यानी कि हम लेके चलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है उनके ओपिनियन में। लेकिन अगर हम इसका लेके चलें कि अल्टरनेट हमारा क्या होगा, वो होगा कि देयर इज़ एसोसिएशन। हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन द ओपिनियन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। इसको बड़े ही ध्यान से देखना, बड़ा ही इजी है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास 10 थी, ठीक है। और न्यूट्रल यानी कि जो डेमोक्रेट हैं वो 50 हैं और 50 में से 10 है जो फेवर में है, 10 न्यूट्रल हैं, 10 अपोज हैं। दिस इज़ आर ऑब्जर्व, यानी कि ये हमारा O है। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई कैलकुलेट दिस। तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड को कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा रो का वहाँ पर टोटल आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 50 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था। ई का क्या फार्मूला मैंने बताया था, रो टोटल मल्टीप्लाई, यानी कि हम करेंगे कॉलम का जो हमारा टोटल है, ठीक है, यानी कि 25 अपॉन में हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे n हमारा कितना है, 90 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 125 अपॉन में 9। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है 13.88 समथिंग। तो 13.9 दैट इज़ मेंशन हियर। This is how I calculate the value of this particular column here. So same we calculate the value of the other columns here. Here we calculate the value of this, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा सेल यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा रो का टोटल है दैट इज़ 40, ठीक है। इस यहाँ पे जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई जो हमारा कॉलम का टोटल है दैट इज़ 25 अपॉन हमारे पास टोटल कितने हैं, 90 हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 50 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 90। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 40 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 90। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 50 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 90, 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 90, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ये यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है ये चीज़। नाउ अब आगे हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता था, जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ हैं माइनस जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका स्क्वायर अपॉन ई, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये है, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आई हुई हैं लाइक दिस। हमने कहा कि हमने कैलकुलेट किया 10 माइनस जो हमारी ऑब्जर्व माइनस हमारी एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड। तो इस ढंग से हमारा जो टोटल आएगा, जो हमारा का स्क्वायर आया यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 11.03, ठीक है। आई थिंक यू क्लियर विद दिस कैलकुलेशन।
वेरी इजी कैलकुलेशन, हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक एक वहाँ पे ले लिया है। लाइक जो फर्स्ट हमारा था फेवर में थे 10 थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उसकी ऑब्जर्व हमारी जो वैल्यू थी, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उसको हमने फार्मूला लगाया, यानी कि O - E स्क्वायर आउट अपॉन E। इस ढंग से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 11.03। नाउ अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेके चलेंगे, जो मैंने फार्मूला आपसे डिस्कस भी किया था, वो था R-1 एंड C-1। हमारी रो यहाँ पे कितनी है और हमारे कॉलम कितने हैं। हमारे पास 2 रो थी, यानी कि हमने रो 2 लेके चल रहे थे और हमारे कॉलम 3 थे, 2-1 3-1। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया वो हमारे पास 2 आया और सिग्निफिकेंट लेवल पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या कह रही हैं, जो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल था वो 0.05% पे हम लेके चल रहे थे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 है, दैट इज़ कैलकुलेटेड। नाउ हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर हम जाके टेबल में देखेंगे तो हमारी जो 2 पे, ये मैं आपको एक बार पीछे लेके, जो हमारे पास एक टेबल था हम उसमें देख सकते हैं, जो हमारी 2 पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लेके चल रहे थे और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलना है, हमारे पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, किस पे लेना है, 0.05 पे लेना है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट हुई है। तो अगेन गो टू दैट स्लाइड, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास यही वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमने हमने जो कैलकुलेशन की थी वो हमने की थी कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये है और हमारी जो टेबल वैल्यू ये है। तो अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, हमारी टेबल वैल्यू से। तो हमने क्या कहा था, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ मोर देन आर टेबल वैल्यू देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी, जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस था, डिफर करेंगे देयर ओपिनियन रिलेटेड टू द गन कंट्रोल इशू। आई थिंक यू क्लियर विद दिस कैलकुलेशन, यानी कि हमने सिग्निफिकेंट लेवल लिया, वो पहले से डिसाइडेड होता है, हमारा कोई भी हो सकता है, 0.01 और 0.05 हम लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा वहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट करके देखा, क्रिटिकल वैल्यू हमने टेबल से ले ली और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। रूल क्या था, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारी टेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो हम वहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक्स, I hope you understand this video. Please share, like and subscribe my channel so that you get all the notification on time. Thank you. Thanks a lot.